हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चे, ये आपको पता है कि वायुमंडल में कितनी परसेंट नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? 78%। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। देखो क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है ना, वो हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, पौधों में क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, विटामिन होता है, उनका मेन अवयव है। मतलब उनसे प्रोटीन के बनाना है तो उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, न्यूक्लिक अम्ल के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इसके मुख्य अवयव हैं। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधा नहीं कर सकते। हमारे शरीर में हालांकि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन वायुमंडल में क्या है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन हम उसका सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, श्वसन क्रिया में अपना सीधा ऑक्सीजन ले लेते हैं ना वायुमंडल से, वैसे हम नाइट्रोजन को सीधा वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। अब देखो, पौधों को कैसे मिलती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए क्या लिखा गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सके, इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन तो बहुत है, लेकिन हम उसका सीधा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदला जाता है। इसे किस में बदला जाता है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदला जाता है, जिसे पौधे अवशोषित करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी वर्कशीट में जो आप नोटबुक में लिखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप यही लिखेगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? वायुमंडल के नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना, जिसे पौधे अवशोषित करते हैं, मतलब पौधे लेते हैं और पौधों से फिर हम लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फलीदार पौधे जैसे कि दाल हो गई, सेम, मटर, इनमें क्या होता है? देखो, फलीदार पौधों वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं ना, देखो, उनकी जड़ों में क्या मिलता है? राइजोबियम नामक जीवाणु नोड्यूल्स मिलते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु मिलते हैं, जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। अब ये देखो, इन जो ये बैक्टीरियाज है ना, ये जीवाणु है, इनके पास कुछ विशेषता होती है इनकी, कि ये क्या करते हैं, जो ये वायुमंडल की नाइट्रोजन है, इसको अवशोषित कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, एनिमल्स नहीं कर सकते, लेकिन ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? इस वायुमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन है उसको अवशोषित कर सकते हैं, और अवशोषित करके किसको दे देते हैं? प्लांट को। ठीक है, अब इस प्लांट में भी नाइट्रोजन के यौगिक आ गए। अब इस प्लांट को हम खाएंगे तो हमारे अंदर भी नाइट्रोजन के यौगिक आ जाएंगे। समझे? इस तरह हमें नाइट्रोजन मिलती है। तो एक बार फिर समझते हैं बेटा क्या कह रहा है। देखो, फलीदार पौधों वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको तो रट लो। बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा है जो कि जिसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम, फलीदार पौधों में। ठीक है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कभी कभी बिजली कड़कती है ना बेटा, उससे भी क्या होता है? देखो, आयंस निकलते हैं। अभी उतना डीपली हम नहीं जाएंगे, बट आप याद कर लो कि कभी कभी बिजली के कड़कने से भी क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, फर्स्ट तो ये हुआ। सेकंड, कुछ बैक्टीरिया और जीवाणु करते हैं, और कुछ क्या करते हैं? बिजली के कड़कने से भी क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आगे देखिए क्या है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। मतलब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा वो स्थिर किस तरह से रहती है, तो आज हम उसे समझेंगे। देखिए क्या है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। अब देखो, मिट्टी के अंदर बहुत सारे जीवाणु होते हैं, आपको पता है। तो ये जीवाणु, जैसे कि जीवाणु नीले हरे और जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। अभी हम इसको भी अच्छे से समझेंगे बेटा। देखो क्या होता है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको हम सीधे से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे जीवाणुओं में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और उसको किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन यौगिकों में। यह नाइट्रोजन यौगिकों से मिट्टी में चले जाता है। अब राइजोबियम, सॉरी, जो बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु हैं, शैवाल है, ये कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं। तो अब उन्होंने यौगिक बना के उन्होंने कहाँ दे दिया? मिट्टी को। अब पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिकों के पौधों के अन्य भाग में चले जाते हैं, और वहां से प्रोटीन में अन्य यौगिक बनते हैं। अब क्या हुआ? पौधों में क्या थी? मिट्टी की जड़ थी, है ना। मिट्टी में क्या थी?
सॉरी बेटा, मिट्टी में क्या थी, पौधों की जड़, और पौधे क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन के यौगिकों को अपने अंदर खींच लेते हैं। अब यहाँ आके पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक, जो नाइट्रोजन यौगिक लिए हैं, पौधों के अन्य भाग में चले जाते हैं, वहां पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। अब वहां से क्या होता है, अलग अलग क्रिया द्वारा अलग अलग जैसे प्रोटीन बन जाता है, अलग अलग यौगिक बन जाते हैं। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, यह नाइट्रोजन पादप के प्रोटीन व अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब जिसने भी इन पौधों को खाया तो ये नाइट्रोजन के यौगिक भी उस पौधों उनके जंतुओं में पहुंच गए। इतना तो समझ में आया कि ये हमने वायुमंडल से लिया कैसे। अभी तो हमने लेने की प्रक्रिया की, ये जंतुओं तक पहुंच गया। अब अगर सोचो लेते ही रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन तो नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी ना। तो स्थिर कैसे बनी रहती है, उसकी मात्रा कैसे बराबर बनी रहती है, तो उसके बारे में देखते हैं। पौधे और जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। अब क्या करते हैं, देखो, अब पौधों और जो जंतु है उनकी मृत्यु होगी, टाइम के बाद क्या होगी, उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद जो उनके अंदर जितने भी नाइट्रोजन थे ना, तो अब क्या कर देंगे, कुछ अलग टाइप के जीवाणु होंगे। वो जीवाणु और कवक क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन अपशिष्ट को किसमें, नाइट्रोजन यौगिक में फिर बदल देंगे। अब जो भी नाइट्रोजन उनके शरीर से बचा है उसको किसमें बदलते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों में, जो पौधों के द्वारा फिर से उपयोग कर लिया जाएगा। अब जो भी वापस देखो जलकर जो भी मिट्टी में दब गया है, मिट्टी को मिल गया ना, मिट्टी है, मिट्टी बन जाना ही है ना, तो क्या होगा, वापस मिट्टी में मिल गया। अब फिर पौधे उसको अवशोषित करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ विशेष जीवाणु, यहाँ पे कुछ अलग कहा है, कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं। अब यहाँ पे कुछ विशेष, देखो अलग अलग बहुत टाइप के जीवाणु मिलते हैं, बहुत ज़्यादा के बैक्टीरिया यहाँ अर्थ पर है हमारे ना। तो कुछ अलग टाइप के जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। समझ में? कुछ ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदल रहे थे, और कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को किस में बदलते थे, नाइट्रोजन गैस से। और जब नाइट्रोजन गैस में बदल गई तो वो वापस वायुमंडल में चली जाते। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। तो बहुत अच्छे से समझना है बेटा। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की और कोशिश करते हैं। देखो हुआ क्या, देखो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ वायुमंडल की नाइट्रोजन थी। अब देखो फर्स्ट क्या हुआ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु और नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण होता है। ये क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं। या कुछ क्या होते हैं, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, बिजली कड़कती है उसके द्वारा भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब कि वो जमीन पर आ गई, ये समझो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। अब इन्होंने स्थिर कर दी, नाइट्रोजन ले आए, अब उसको किसमें बदल दिया, नाइट्रोजन यौगिकों में। अब ये कहाँ पहुंच गई, मिट्टी में। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, अब मिट्टी नाइट्रोजन जो जीवाणु थे, जीवाणु से कहाँ पहुंच गए नाइट्रोजन यौगिक, मिट्टी में पहुंच गए। ठीक है, अब देखो मिट्टी से कहाँ जाएंगे वापस, देखो मिट्टी से ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक। अब कुछ जीवाणु क्या करते हैं, देखो यहाँ से समझो, कुछ दूसरे जीवाणु क्या करेंगे, इसको गैस में बदल देंगे, गैस से जीवाणु नाइट्रोजन में बदल देंगे और वापस वायुमंडल में चली जाएगी। ये तो हो गया पूरा साइकिल। अब यहाँ से मिट्टी से कहाँ जाएगी, पौधों में, पौधों से कहाँ जाएगी, जंतुओं में, जंतु पौधों जो भी खाना खाएंगे उसमें जाएगी, वहां से उनके उत्सर्जन द्वारा, ठीक है, जो वो अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकालेंगे उसके द्वारा, या जीवों की मृत्यु द्वारा वो वापस कहाँ मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये देखो दो साइकिल बने हैं इसके अंदर। देखो ध्यान से देखते हैं हम यहाँ से। फर्स्ट तो देखो ये हुआ, यहाँ से यहाँ पे पहुंचे हम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन शैवालों ने उसको स्थिरीकरण किया, यौगिकों में बदला, मिट्टी में भेजा, मिट्टी से कुछ दूसरे जीवाणुओं ने उसको वापस गैस में बदल दिया और वापस उसको क्या कर दिया, कहाँ भेज दिया, वायुमंडल में भेज दिया। अब इसके अलावा ये भी आ गया कि तड़ित द्वारा बिजली कड़की, उससे भी क्या हुआ, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी वो कहाँ बदल गई, सीधी नाइट्रोजन यौगिकों में बदल गई। अब जब मिट्टी में आ गई, मिट्टी से किसने यूज किया, पौधों ने यूज किया, पौधों से किसने यूज किया, जंतुओं ने यूज किया। जंतुओं के उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, उत्सर्जन द्वारा या उनकी मृत्यु द्वारा वो वापस कहाँ मिल गए, मिट्टी में मिल गए। ठीक है, तो इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। तो बेटा इसको समझ लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन तो आपसे मतलब एग्जाम होंगे ना तो 80-90% तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन चक्र को समझाइए, नाइट्रोजन चक्र को सचित्र समझाइए, पूरा डायग्राम बना के समझाना होगा या इस तरह से समझा दो। एक ही बात है, ये बहुत ईजी लगता है समझाना, तो आप इसको अच्छे से समझा दो और ये आगे बहुत क्लासेस तक आपका जाएगा ये चैप्टर। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन साइकिल सिर्फ 8th में रुक जाएगा, 9, 10, 11, 12 सब जगह जाएगा। तो इसको अभी क्लियर कर लो अच्छे से ना। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिए गए बेटा। आज पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आया, अच्छा लगा ये ना, तो आप भी अच्छे से पढ़िएगा बच्चे इसको। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। देखो बिना देखे बताओ बेटा कौन सा पाया जाता है। मैंने कई बार बोला भी था, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है सेम और फलीदार पौधों में। इसके अलावा और भी बहुत है बेटा, एनाबिना हो गया, नोस्टोक हो गया, अलग अलग है, बट अगर सेम और फली की पौधों में पूछा जाता है तो उसमें कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है, तो बेटा ये दो विधियां यहाँ पे दी गई है। एक तो हो जाएगा तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण। ठीक है, अभी इसका आगे करवा देती हूँ, पहले दोनों एक क्वेश्चन और साथ में ले लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। देखो नाइट्रोजन क्या है, हमारा जो डीएनए होता है वो किससे बनता है, नाइट्रोजन से बनता है। हमारा जो प्रोटीन्स है वो किससे बनता है, नाइट्रोजन। हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए, हमारी सेल्स के लिए चाहिए नाइट्रोजन। तो हमारी पूरी ज़रूरत, हम पूरी तरह डिपेंडेंट है नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो हमारे लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बेटा सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन दोनों ही साथ में देखते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 2 बेटा। देखिए क्या है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बिजली चमकते तड़ित लिख दीजिए या बिजली चमकना लिख दीजिए, बिजली कड़कना लिख दीजिएगा, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिएगा। तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण। तो ये दो विधियां हैं जिसके द्वारा क्या होता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण होता है। एक बार फिर समझते हैं हम, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण या बिजली चमकना भी लिख सकते हो, बिजली कड़कना लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, मैं दोबारा फिर बता रही हूँ आपको। या वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा था कि क्यों हमारे लिए जरूरी है नाइट्रोजन। तो आइए उसका आंसर करते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा गया है, आंसर नंबर 3, भोजन के उचित पाचन और विकास के लिए मानव शरीर को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। भोजन का पाचन जो करना है उसके लिए भी हमें नाइट्रोजन की जरूरत है, और हमारे विकास के लिए भी मानव शरीर को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखते हैं। कोशिका का प्रतिस्थापन और कोशिकाओं का उत्पादन उत्तक की मरम्मत के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। बेटा ये क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा लेंथी है, बट इतना आपको लिखना होगा। आप 8th क्लास में है ना, तो इतना तो होगा ही। इतना बड़ा है नहीं ये क्वेश्चन ना, लेकिन समझा रही हूँ ना इसलिए आपको लग रहा है। कोशिका का प्रतिस्थापन मतलब कोशिकाओं को नई नई कोशिकाएं बनाना, कोशिकाओं का उत्पादन, नई कोशिकाओं को चेंज करना या नई कोशिका बनाना, उत्तक की मरम्मत के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखो क्या है, नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव होता है। मतलब हमारे प्रोटीन जो पौधों में क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, सबके लिए जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन यौगिक है, वो क्या है, मुख्य अवयव क्या है, नाइट्रोजन। तो ये सब जरूरी है। इसको हम एक बार, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार छोटा कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा करना। ठीक है, आप देखते हैं आंसर नंबर 3। देखिए, भोजन की उचित पाचन एवं विकास के लिए मानव शरीर की नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कोशिका का प्रतिस्थापन, कोशिका का उत्पादन, उत्तक की मरम्मत के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव होता है। तो ये पूरा ही लिखेंगे बेटा आप। ठीक है, तो अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आप पूरा लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो देखो मैंने कहा था ना बेटा, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर पूरा ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, नाइट्रोजन साइकिल, ये बनाना है। और अगर आप ये भी लिख सकते हैं तो ये भी लिख दीजिएगा बेटा। ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे से मैंने समझाया है अभी आपको कि आपको कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे पूरा करना है। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं तो बेटा आप ये भी पूरा यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए। तो बेटा आंसर नंबर 4 समझ आ गया ना आपको, एक बार फिर बता। तो ये है आंसर नंबर 4, पूरा आपको डायग्राम बनाना है इसका जो दिया गया है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा में अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी लिख देने हैं, बट इसके अंदर क्लैरिफाई हो जाता है, इस डायग्राम से ही क्लैरिफाई हो जाता है, नंबर भी मिल जाते हैं। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।